बहुत समय पहले की बात है। परिदेश में फूलपरी नाम की एक परी रहा करती थी। उस परी के पंख सुंदर सुंदर फूलों से बने हुए थे। फूलपरी हमेशा पृथ्वी पर जाकर गरीब लोगों की मदद किया करती थी। साथ ही उसकी 5 बेटियां भी थी। वो हमेशा अपनी बेटियों को भी मदद करना सिखाती थी। ऐसे ही एक दिन फूलपरी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो अपनी बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं आज पृथ्वी पर लोगों की मदद करने नहीं जा पाऊंगी। इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है कि तुम 5 बहनें साथ में जाकर पृथ्वी पर लोगों की मदद करो। ठीक है माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम 5 बहनें पृथ्वी पर जाकर गरीब और मजबूर लोगों की मदद करेंगे। लेकिन तुम सब थोड़ा सावधान रहना। समय के साथ साथ लोग बहुत लालची होते जा रहे हैं। वो लोग अपनी लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। ठीक है माँ, हम सभी बहनें बिल्कुल सावधान रहेंगी। अब हम जा रही हैं। चलो सब। उसके बाद फूलपरी की 5 बेटियां पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें एक गांव दिखाई देता है। उस गांव के सभी घर पुराने और टूटे हुए थे। और तो और वहाँ पर रह रहे लोगों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। 5 बहनें उस गांव के मैदान में पहुँच जाती हैं और सभी लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर लेती हैं और उनसे कहती हैं, सुनिए गाँव वालों, आप घबराइए नहीं। हम सभी आप लोगों की मदद करने आई हैं। हम परिदेश की फूलपरी की बेटियां हैं। कहो, तुम सबको क्या चाहिए? हमारी खेती अच्छी न होने के कारण हमें बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं बेटा। और परी जी, बारिश आने पर हमारे घरों में पानी भर जाता है, जिस वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चिंता मत करो, हम 5 बहनें थोड़ी ही देर में तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म कर देंगी। उसके बाद 5 परी बहनें अपने अपने पंख में से फूल तोड़ने लगती हैं और गांव वालों को दे देती हैं। तुम सब इन फूलों को अपने घर में रख लो और थोड़ी ही देर बाद इनका चमत्कार देखना। उसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों में फूल रख लेते हैं और थोड़ी ही देर के बाद सभी के घर पक्के और आलीशान हो जाते हैं। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी गांव वालों के घर पक्के हो गए हैं। अब हम तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करेंगे। उसके बाद 5 बहनें फिर से अपने पंख में से फूल तोड़ती हैं और उसे जमीन पर लगा देती हैं। देखते ही देखते थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक सोने का पेड़ प्रकट हो जाता है। सुनो सभी लोग, ये एक सोने का पेड़ है। इससे तुम जो कुछ भी खाने की चीज मांगोगी, तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। देखो ऐसे जादुई पेड़, गांव वालों के खाने के लिए बहुत सारा खाना दे दो। फूलपरी की इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। वो सब देखकर गांव वाले खुशी से नाच उठते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम लोग इस पेड़ से खाना लेकर शहर में जाकर खाने का व्यापार शुरू करो, बहुत आमदनी होगी तुम्हारी। लेकिन तभी वहाँ पर उस राज्य की राजकुमारी आ जाती है और राजकुमारी कहती है, तुम लोग कौन हो और मेरे राज्य में क्या कर रही हो? राजकुमारी जी, ये फूलपरी की बेटियाँ हैं। ये यहाँ पर हमारी मदद करने आई हैं और इन्होंने आज हमारी बहुत मदद भी की है। इन्होंने अपनी जादू से हमें खाने के लिए एक जादुई सोने का पेड़ भी प्रकट करके दिया है। अच्छा, तो इन लड़कियों के पास जादुई शक्तियाँ भी हैं। तुम 5 मेरे साथ मेरे महल में चलो। तुम सब अपनी जादुई शक्तियों से मेरे महल को सोने का महल बना देना और साथ ही मुझे खाना देने वाला पेड़ भी प्रकट कर देना। हमारी माँ ने यहाँ पर हमें गरीबों की मदद करने के लिए भेजा है, ना कि अमीरों की। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे।
तुम्हारे स्वभाव से लगता है कि तुम बहुत ही लालची हो। तुमने आज तक अपने राज्य के लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम चाहती तो इन लोगों को किसी भी चीज की दिक्कत ना होने देती। अभी भी समय है, यहाँ से चली जाओ। हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, तो मेरा अपमान करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अब मैं तुम पांचों बहनों को कारावास में डलवा दूंगी। राजकुमारी का इशारा पाकर पीछे खड़े कुछ सैनिक पांचों बहनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पांचों बहनें उन सैनिकों को बहुत मारती हैं। वो सब देखकर गांव वाले जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। देख लिया राजकुमारी, अब जल्दी से भाग जा यहाँ से, वरना तेरा भी यही हाल होगा। ऐसा सुनकर राजकुमारी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद पांचों बहनें गांव वालों से विदा लेकर वापस अपने परी लोग लौट जाती हैं। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। पांचों बहनें अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाती हैं और गांव वालों की सारी समस्याएं भी खत्म हो जाती है। फूलपुर गांव में 3 भाई बहन माया, पीहू और रोहित अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ सावित्री फूल बेचा करती थी। एक बार की बात है, सावित्री फूल बेचकर घर वापस आ रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है और सावित्री वहीं पर मर जाती है। माँ के मर जाने के बाद तीनों भाई बहन अकेले हो जाते हैं। उनके घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं बचा था। धीरे धीरे करके उनके खाने पीने के भी लाले पड़ने लगते हैं। दीदी, अब क्या होगा? घर का तो सारा राशन खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? तू चिंता मत कर पीहू, अब से हम भी माँ की तरह फूल बेचने जाया करेंगे। ठीक है दीदी, हम भी आपके साथ फूल बेचने जाया करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही तीनों भाई बहन फूल तोड़ने के लिए बाग में जाते हैं, लेकिन वो तभी देखते हैं कि वहाँ के बाग के सारे फूल और पेड़ कट चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है सेठ जी? यहाँ जो बगीचा था वो कहाँ गया? अब ये बगीचा नहीं रहा, यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ा मॉल बनने वाला है। मैंने ये बगीचा बेच दिया है। ये सुनकर तीनों भाई बहन उदास हो जाते हैं और निराश मन से वहाँ से चले जाते हैं और फिर दूसरे बगीचे की तलाश में वो लोग जंगल में काफी दूर निकल जाते हैं। दीदी, वो देखो, वो फूल का पेड़ कितना अच्छा है। हम इतने दिनों से फूल बेच रहे हैं, लेकिन हमने तो आज तक ऐसा फूल कभी नहीं देखा। दीदी, चलो उस पेड़ के फूल को तोड़ते हैं। ये फूल तो शहर में अच्छे दाम में बिक जाएगा। तुम ठीक कह रही हो बहन, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। मैंने भी आज तक ये अद्भुत फूल कभी नहीं देखा। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलो चलकर इसके फूल तोड़ते हैं। तीनों भाई बहन उस पेड़ पर चढ़कर टोकरी भरकर फूल तोड़ने लगते हैं। जब वो जाने लगते हैं, तब उस फूल में से आवाज आती है, रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तीनों भाई बहन रुककर इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी नजर नहीं आता। फिर तीनों भाई बहन चलने लगते हैं। तभी एक बहुत ही खूबसूरत परी उनके सामने आती है और कहती है, घबराओ नहीं, मैं हूँ फूल परी। तुम तीनों भाई बहन मुझे बहुत नेक दिल लगते हो, इसलिए अब से तुम्हें जब भी फूलों की जरूरत होगी तो यहाँ आकर इस फूल के पेड़ से तुम जितना चाहो उतना फूल तोड़ लेना। पर आप फूल से बाहर कैसे आई? मैं फूल परी हूँ। सूर्यास्त होने के बाद ही मैं इस फूल के पेड़ से परी बनती हूँ। बाकी मैं पूरे दिन इस फूल के पेड़ में ही रहती हूँ। मुझे तुम तीनों बहुत नेक दिल लगते हो, इसलिए तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। परी जी, हम तो मेहनत करके खाने वालों में से हैं, और आपने तो हमें हमारे कमाने का जरिया दे ही दिया है। वक्त आने पर हम आपसे अपना वरदान मांग लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलकर फूल परी वहाँ से गायब हो जाती है और तीनों भाई बहन फूल लेकर उसे बेचने शहर में चले जाते हैं। देखते ही देखते उनके सारे फूल बिक जाते हैं और उन्हें उन फूलों के अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं।
क्योंकि वो फूल बहुत अद्भुत और सुगंधित होता है। एक बार की बात है, रानी पद्मावती का बेटा युवराज काफी दिन से बीमार था और उसका इलाज बड़े बड़े वैद्य हकीम भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार को हुआ क्या है। राजकुमार ना तो किसी से बात करते और ना ही अपनी व्हीलचेयर से उठते थे। तभी गली में से आवाज आती है, फूल ले लो फूल, फूल वाली आई, ताजे ताजे फूल लेकर आई, फूलों की खुशबू ऐसी कि सबको भाई। उन फूलों की खुशबू से पूरा महल महक रहा था। युवराज को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उधर से महारानी पद्मावती हाथों में वही फूल लिए उसके कमरे में पहुंचती हैं। बेटा देखो तो कितना खूबसूरत फूल है, मैंने तो आज तक ऐसे फूल कभी नहीं देखे। ये फूल को देखकर मेरा तो दिन ही बन गया। अब जल्दी से बस तुम ठीक हो जाओ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। तभी युवराज अपनी माँ से बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं, माँ कहाँ है वो फूल बेचने वाले? माँ जल्दी बताओ, मुझे उनसे मिलना है। बेटा वो तो चले गए, पर हुआ क्या मुझे तो बताओ। फिर युवराज अपनी माँ को बताता है, माँ जब मैं जंगल से आ रहा था तब मुझे इसी फूल का पेड़ मिला था। ऐसा फूल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं भी इसे देखते ही इस पर मोहित हो गया था और लालच में आकर मैं इस फूल के पेड़ को कटवाकर अपने महल में लगवाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने उस पेड़ को काटने की कोशिश की, वैसे ही मुझे बहुत तेज झटका लगा और मैं दूर जाकर गिर गया। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उस पेड़ की सारी टहनियाँ तोड़ दी। तभी उस पेड़ ने मुझे श्राप दे दिया और मेरी ये हालत हो गई। बेटा आपको ये बात हमें बतानी चाहिए थी ना। आखिर कोई तो उपाय होगा इस श्राप से छुटकारा पाने का। इससे छुटकारा पाने का उपाय हमें जरूर फूल बेचने वाली उन लड़कियों से ही पता चल सकता है। पूरे राज्य में उन तीनों भाई बहन को ढूंढने के लिए सैनिक लगा दिए जाते हैं और आखिरकार उन तीनों भाई बहन का पता चल जाता है और उन्हें महल में लाया जाता है। महारानी हमें इस तरह महल में क्यों बुलाया गया है? हमसे कोई गलती हुई है क्या? फिर रानी पद्मावती उन्हें अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताती हैं। आपके बेटे ने बहुत गलत किया, उसे उसी के किए की सजा मिल रही है। इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उससे अनजाने में गलती हुई है, प्लीज उसकी मदद करो। माया और पीहू को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर सभी मिलकर उस अद्भुत फूल के पेड़ के पास जाते हैं और पीहू उस फूल परी को याद करती है। फूल परी कहाँ है आप? बाहर आइए। तभी फूल परी फूल से बाहर आती है। कहो पीहू, तुमने मुझे क्यों याद किया? फिर पीहू फूल परी से युवराज को ठीक कराने की कोशिश करती है। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती, इसने मेरा अपमान किया है। परी जी, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, प्लीज सब भूल कर इन्हें माफ कर दीजिए परी जी। हरगिज नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। फूल परी, आपको याद है आपने काफी दिन पहले हमें एक वरदान मांगने को कहा था। उस वरदान के बदले में मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप राजकुमार को ठीक कर दें। परी जी, राजकुमार से जो भी गलती हुई है उन्हें उस बात की सजा मिल चुकी है, वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, आप उन्हें माफ कर दीजिए। राजकुमार दिल के बुरे नहीं है परी जी। ये सुनकर फूल परी राजकुमार को ठीक कर देती हैं और राजकुमार उठकर खड़े हो जाते हैं। हाँ फूल परी, आप नाराज ना हो, हम सदा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार के ठीक होते ही महारानी पद्मावती बहुत खुश हो जाती हैं और पीहू को राजकुमार के लिए इतनी मेहनत से परी से मिन्नतें करते देखकर रानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। युवराज को भी पीहू बहुत अच्छी लगती है। फिर पद्मावती बहुत ही धूमधाम से युवराज और पीहू की शादी करा देती है, जिसमें फूल परी भी शामिल होती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है
टकली लड़की के जादुई लंबे बाल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, बेलापुर नाम के एक गांव में सौम्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। सौम्या के सर पर बचपन से ही बहुत कम बाल थे और जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी होती गई तो वो बिल्कुल ही गंजी हो गई, जिस वजह से सौम्या का हर जगह पर मजाक बनता था। जब भी वो स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे उसका मजाक बनाते थे। अरे ये देखो इस टकली को। टकली टकली टकली। सब बच्चे टकली टकली कहकर सौम्या को बहुत चिढ़ाते थे। एक बार मैम सभी बच्चों को 2 चोटी बनाकर आने की हिदायत दे रही थी कि तभी अरे मैम, इस टकली के सर पर तो बाल ही नहीं है, फिर ये कैसे चोटी बनाकर आएगी? फिर इसे भी क्लास से बाहर करो ना मैम। शट अप प्रियंका, सिट डाउन। क्लास में तो मैम बाकी लड़कियों को चुप करा देती हैं, लेकिन क्लास से बाहर सारी लड़कियां सौम्या का बहुत मजाक उड़ाती हैं। फिर सौम्या रोते रोते घर आ जाती है। अरे क्या हुआ सौम्या बेटा, इतना रो क्यों रही हो? क्या होगा माँ, मेरा कुछ हो सकता है क्या? सभी लड़कियों के इतने अच्छे बाल हैं, फिर ऊपर वाली ने मुझे ही टकली क्यों बनाया है? आप लोगों की लाख कोशिशों और इलाज कराने के बाद भी मेरे सर पर बाल नहीं आए, जिस वजह से मुझे हर जगह पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। सौम्या के माता पिता भी सौम्या की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सौम्या अब शादी के लायक हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता को अब उसकी शादी की बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन सौम्या के टकले होने की वजह से कोई भी लड़का सौम्या से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर सौम्या की माँ को कोई रेडीमेड विग के बारे में बताता है, जिसके बाद उसकी माँ सौम्या को पार्लर में लेकर जाती है और उसके सर पर रेडीमेड बालों वाला विग लगवा देती है। सौम्या खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन सर पर बाल लगने की वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और फिर सौम्या की शादी भी एक अच्छे घर में विशाल के साथ हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब सौम्या नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो वो अपना बालों वाला विग उतार कर बाहर रख देती है और नहाने लगती है कि तभी इतने में ही विशाल भी वहाँ पर आ जाता है और घर में विग देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी उसकी नजर बाथरूम से बाहर निकलती सौम्या पर पड़ जाती है। अब विशाल को सब कुछ समझते देर नहीं लगती और वो सौम्या से कहता है, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम तो टकली हो और मेरी वाइफ टकली हो। इम्पॉसिबल, निकल जाओ मेरी लाइफ से। अब से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आई हेट यू। ऐसा ना करिए प्लीज, मुझे घर से मत निकालिए। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगी, पर मुझे घर से तो मत निकालिए। फिलहाल तुम इतना करो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सौम्या रोते रोते घर से जा रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए और क्या करे। चलते चलते वो जंगल में पहुँच जाती है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, आप मुझे ये किस गुनाह की सजा दे रहे हो? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? सौम्या रोते रोते भगवान से शिकायत कर रही होती है कि तभी उसे एक आवाज आती है। सौम्या, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करोगे? सौम्या, इस पेड़ पर एक परी आराम करने के लिए हर रोज आती है। वो परी तुम्हारी मदद जरूर करेंगी।
फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही परी वहाँ पर आती है तो जल्दी से सौम्या परी को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है। घबराओ नहीं, तुम समझ लो तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। तभी परी अपनी जादुई छड़ी से कुछ जादू करती है और फिर आसमान से पानी की बूंदों की तरह 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 के बने हुए फैशनेबल बालों की बारिश होने लगती है और उसमें से एक बाल सौम्या के सर पर लग जाता है। बाल लगने की वजह से सौम्या की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, मेरे सिर पर तो वाकई बाल आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। जो काम आज तक बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो आपने चुटकियों में कर दिया। थैंक यू सो मच परी जी। सौम्या परी का धन्यवाद करते हुए अपने घर वापस चली जाती है। सौम्या की माँ सौम्या के सर पर बाल देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उधर कुछ दिनों बाद विशाल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सौम्या से माफी मांगने के लिए उसके घर पर आ जाता है। मुझे माफ कर दो सौम्या, मैंने सिर्फ तुम्हारे रूप को देखा था, तुम्हारे गुणों को नहीं। अब मुझे समझ में आ गया है कि इंसानों का सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके गुण भी मायने रखते हैं। और अब तो तुम्हारे सर पर बाल भी आ गए हैं, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। चलो मेरे साथ, अपने घर चलो। अपने पति की ऐसी बात सुनकर सौम्या खुशी खुशी अपने पति के साथ चली जाती है और फिर खुशी खुशी वो दोनों एक साथ मिलकर रहने लगते हैं।